So, hi everyone, and very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of Daily PMI Analysis from the Hindu, where we are going to do the PMI analysis, that is the pre, mains, and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है that PMI analysis is the most important part after reading any particular article from any newspaper. अगर आप डायरेक्टली आर्टिकल पढ़ के उसको सिर्फ छोड़ दे रहे हो तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग. आपको उस आर्टिकल को पढ़ना है, उसमें से चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, उसको डीपली एनालाइज करना है, फिर उसको आपको अपने प्री मेंस और इंटरव्यू से कनेक्ट करना है. ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो वही काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ इन दीज सेशंस. सो प्लीज इन सेशंस को कंटिन्यूसली देखते रहें और अपने एग्जाम में इसका फायदा उठाएं. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल विच इज अबाउट दिस सेक्युलरिज्म. ठीक है, इस आर्टिकल में बात की गई है इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसके बारे में बात की गई है. बट बिफोर मूविंग अहेड टू डिस्कस दिस आर्टिकल, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. सो गाइस, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता. और धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? इनडिफरेंस ऑफ स्टेट टू रिलीजन. मतलब रिलीजन और स्टेट के बीच में एक वॉल ऑफ सेपरेशन होती है. ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता या फिर सेक्युलरिज्म. लेकिन जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो इससे थोड़ा सा अलग है. इंडिया का सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता को फॉलो नहीं करता. इट इज रिलेटेड टू सर्वधर्म संभव. मतलब इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन. सारे रिलीजन के लिए बराबर रिस्पेक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, और जो ये वाला कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म संभव, इसको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहा जाता है. एंड धर्मनिरपेक्षता इज ऑफन कॉल्ड एज नेगेटिव सेक्युलरिज्म. दिस धर्मनिरपेक्षता विच मीन्स द नेगेटिव सेक्युलरिज्म इज अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. लेकिन हमारा देश हमारा प्यारा भारत, उसमें सर्वधर्म संभव की पॉलिसी फॉलो होती है. एंड आई होप यू ऑल नो दिस दैट द टर्म सेक्युलर वाज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का एसेंस था, पर यह वर्ड डायरेक्टली एडेड नहीं था. सेक्युलरिज्म का एसेंस आर्टिकल 27 देता है, 28 देता है, 26 देता है. तो बेसिकली सेक्युलरिज्म का एसेंस तो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस वर्ड को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से. एंड इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि स्टेट और रिलीजन चाहे दोनों अलग है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इंटरैक्शन और इंटरवेंशन होता रहा है. ठीक है, अब चलते हैं हम इस आर्टिकल की तरफ जो इस आर्टिकल में बात की गई है. सो ये आर्टिकल कहता है कि जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है उसके एसेंस में ये बात है कि जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है. और उसके पीछे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 27, 28 और आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो द एसेंस ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म इज दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन. ऑलराइट, सो आर्टिकल 27 क्या कहता है? दैट नो टैक्स कैन बी लिवाइड फॉर प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन. किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी टैक्स लिवाई नहीं किया जाएगा. या फिर हम इसको आसान शब्दों में समझे तो कोई भी पब्लिक रेवेन्यू, जो भी पब्लिक का पैसा है, उसको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में स्पेंड नहीं किया जाएगा. इसी तरीके से आर्टिकल 28 ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में जो कि गवर्नमेंट के फंड से मेंटेन हो रहा है, उसमें किसी भी तरीके कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी. एंड ऑल्सो नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड और एडेड बाय द स्टेट शैल कंपेल एनी पर्सन टू अटेंड रिलीजियस क्लासेस. मतलब कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन अगर है तो वहां पे किसी भी पर्सन को रिलीजियस क्लास अटेंड करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा. ऑलराइट, इसके बाद आर्टिकल 15 की बात करें. सो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. रिलीजन के ग्राउंड पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. अगर हमारा देश कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा होता, यानी कि हमारा देश किसी एक रिलीजन के बेस पे काम कर रहा होता, तो इन दैट केस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता दूसरे धर्मों के साथ. ठीक है, जैसा कि बाकी जो ऐसे देश है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के बेसिस पर बना है, वहां पे जो बाकी दूसरे धर्म होते हैं उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. एंड द बेस्ट केस इज पाकिस्तान. द बेस्ट एग्जांपल इज पाकिस्तान, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मेड सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स अपार्ट फ्रॉम द रीजनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. अब देखो, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे देश में मिली हुई है दैट इज ओके, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स रखा गया है. यानी कि अगर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन अगर कहीं हो रहा होगा
और तब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाएगी तो वो वैलिडेट नहीं होगी। पहले राइट टू इक्वालिटी आएगा, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन आएगा। और इसी की वजह से कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। और एक लैंडमार्क केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई द स्टेट शैल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। और ये वही केस है जिसमें इंदिरा गांधी की मेंबरशिप चली गई थी लोकसभा से। बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस है। अगर आपने मेरी पॉलिटी की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज गो दैट द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पूरा इंडियन पॉलिटी समझाया है। ऑलराइट, सो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई द स्टेट के पास the state shall have no religion of its own. All right, so all these things guys were mentioned in this article. I hope this is clear। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है अबाउट कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसमें स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। इसका एसेंस, द एसेंस ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म इज दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन। ऑलराइट, तो इसके बारे में आपको चीजें मेंशन करनी होगी और ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे ये सारे वहां पे मेंशन किए जा सकते हैं। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो प्री के लिए गाइस इट इज नॉट दैट रेलेवेंट, बट यस मेंस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जीएस टू इंडियन पॉलिटी में। एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, द एसेंस ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म इज दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन। कमेंट। अब नाउ इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, व्हाट टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म इंडिया में फॉलो होती है और कौन से अलग तरीके के सेकुलरिज्म होते हैं। ठीक है, एंड हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेकुलरिज्म के रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है, एंड देन आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा कि यस जो हमारा एसेंस है इंडिया के सेकुलरिज्म का वो यही है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। और जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं आर्टिकल 27, 28 और आर्टिकल 15 के थ्रू, बस यही आपको मेंशन करने हैं। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। What are the provisions in Indian Constitution which lay down a wall of separation between state and religion in India? मतलब जो हमारे देश में स्टेट और रिलीजन के बीच में एक वॉल ऑफ सेपरेशन है उसके पीछे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, तो यही आप बता दोगे। आर्टिकल 27 है जी, आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 15 है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं रीजनेबल। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्टेड टू अदर फंडामेंटल राइट्स, एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की भी इस लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र आप कर सकते हैं अपने आंसर में। ऑलराइट, सो गाइस दिस वाज द पीएमआई एनालिसिस। आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर आर्टिकल दैट इज इन द मिडल। नाउ इस आर्टिकल में अगेन जो इंडिया का रोल है, इंडियाज रोल इन मीडिएशन, उसकी बात की गई है। इंडिया का जो रोल है इन मीडिएशन, मीडिएशन किसका मीडिएशन, जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके मीडिएशन की इसमें बात की गई है कि जो इंडिया का रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कल के पीएमआई एनालिसिस में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन नहीं है इस आर्टिकल में, बट यस एक चीज इसमें जो कि काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगी, जो कि आपको पता होनी चाहिए आई बिलीव, तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पे रखा है। तो जो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है इन द मीडिएशन इन दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये यहीं से पता चलती है कि पिछले 2 हफ्ते में देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ डिग्नेटरीज फ्रॉम ओवरसीज। बहुत सारे फॉरेन डिग्नेटरीज इंडिया विजिट कर रहे हैं और सबके पीछे एजेंडा यही है, रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, और ये जितने भी डिग्नेटरीज इंडिया आए हैं इनकी मोटी मोटी 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि जो इंडिया का स्टैंड है, जहां पे उसने हर जगह एब्सटेन किया है फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया या फॉर रशिया, उसमें इंडिया के स्टैंड को चेंज करने के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरा, इंडिया से बोला जा रहा है कि आप जो रशियन ऑयल खरीद रहे हो डिस्काउंट के ऊपर, ये आप ना करें। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि रशियन ऑयल डिस्काउंट पे जो आप खरीद रहे हो ये मत खरीदो। और तीसरा, इंडिया को डिस्करेज किया जा रहा है फ्रॉम यूजिंग द रूपी रूबल नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म दैट कुड सबवर्ट द बैक फिलिंग सैंक्शंस। जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर, उसको नुकसान पहुंचेगा अगर इंडिया रूपी रूबल नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो ये 3 डिमांड्स लेके ये जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज हैं इंडिया आए हैं, उन्होंने इंडिया के सामने बातें रखी हैं, बट इंडिया अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है, ये कह के कि भाई हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। देखो, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे। जो हमने स्टेप लिए हैं इन दिस रशिया यूक्रेन वॉर, वो केवल और केवल नेशनल इंटरेस्ट में लिए गए हैं। तो आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर डालो हम पे, हम अपने स्टैंड से हटने वाले नहीं है। ऑलराइट,
और जो इंडिया का रोल है इन मीडिएशन वो हमने कल के ही आर्टिकल में, कल के ही पीएमआई एनालिसिस में डिस्कस किया है। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट पीएमआई एनालिसिस। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस। प्री के लिए अगेन इट इज नॉट रेलेवेंट, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है ये, तो मेंस में इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज्यादा। तो GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में इसका काफी इंपॉर्टेंस है गाइस। क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: peace talks between Russia and Ukraine have failed due to the reason that the countries are focusing on positions rather than interest. Examine the scope of mediation in resolving the conflict between Russia and Ukraine and what role can India play in mediation. Now ये position and interest का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था। देखो क्या हो रहा है कि जो ये पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट में है रशिया और यूक्रेन, इनका जो ध्यान है, इनका जो फोकस है वो पोजीशंस पे ज्यादा है, इंटरेस्ट पे कम है। यानी कि वो ये देख रहे हैं कि हमें ये चाहिए, बट वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें ये क्यों चाहिए। ऑलराइट, तो ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई विल अगेन से कि अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच, क्योंकि उसमें इंडिया के रोल को बहुत ही खूबसूरती से मेंशन किया गया है। ऑलराइट, एंड टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, सो डू यू थिंक दैट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कैन बी रिजॉल्व्ड बाय मीडिएशन? व्हाट इज इंडियाज रोल? तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि रशिया के पास केवल एक ही रास्ता बचा है आज की डेट में कि वो मीडिएशन के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करे, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के इतने सारे सैंक्शंस हैं, ठीक है, इंपोर्ट लोगों ने करना बंद कर दिया है रशिया से, रशिया की इकोनॉमी पे दबाव पड़ रहा है। तो इन सभी के बीच में, बिटवीन ऑल दी सिचुएशन, जो रशिया है उसके पास केवल एक ही तरीका बचता है, दैट इज मीडिएशन। ऑलराइट, एंड व्हाट इज इंडियाज रोल, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। ओके, so I hope guys this article is clear, and now let's move ahead to another very important article which is based on Indian Antarctic Bill. So this is new bill which have been introduced in the Lok Sabha और ये पास भी हो जाना चाहिए बहुत जल्दी। So इस आर्टिकल में बात की गई है इस बिल की के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में और इसकी क्या नीड है इसके बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, तो प्लीज फोकस ऑन दिस। सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द बिल? पहले की फीचर्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1, This bill envisages regulating the visits and activities to Antarctica. जो visits और activities होती है अंटार्कटिका में उसको रेगुलेट किया जाएगा आफ्टर दिस बिल will become law. It also prescribes penal provisions for certain serious violations. अगर कोई serious violations होते हैं in the territory of India in Antarctica. Territory of India in Antarctica का मतलब है कि let's say this is Antarctica और ये इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है, तो ये जो रिसर्च स्टेशन का एरिया है ये पूरा इंडिया की टेरिटरी कहलाता है, ठीक है। या फिर कोई दूसरी कंट्री का रिसर्च स्टेशन है तो ये एरिया उस कंट्री का रिसर्च स्टेशन होता है। ऑलराइट, सो इंडिया की टेरिटरी में अगर कोई सीरियस वायलेशन वहां पे होता है तो उसके लिए पीनल प्रोविजंस का प्रावधान है इस पर्टिकुलर बिल में। और जब ये बिल लॉ बन जाएगा तो प्राइवेट टूर्स एंड एक्सपीडिशंस जो अंटार्कटिका के में किए जाते हैं उसके ऊपर बैन कर दिया जाएगा, उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, और वो तभी अलाउ होगा जब मेंबर कंट्री से परमिशन मिलेगी या फिर रिटर्न ऑथराइजेशन मिलेगा। और मेंबर कंट्री का मतलब यहाँ पे ये है वो 54 सिग्नेटरीज जिन्होंने अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया था इन द ईयर 1959, ठीक है। जो अंटार्कटिक ट्रीटी के सिग्नेटरी मेंबर्स है वो उसका मतलब है मेंबर कंट्रीज यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेंबर कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, जो 54 सिग्नेटरीज है ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी। इसके अलावा इस ड्राफ्ट बिल में ये बात की गई है कि एक फंड क्रिएट होना चाहिए अंटार्कटिक फंड के नाम से, जिसको यूज किया जाएगा फॉर प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट, एंड इट आल्सो एनवाइसेजेस टू एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स टू अंटार्कटिका, ताकि इंडिया की टेरिटरी में अगर वहां पे कोई भी वायलेशन होता है या कोई भी कोई भी अगर गलत काम होता है या कोई क्राइम होता है तो इंडिया के जो कोर्ट्स है उसका ज्यूरिसडिक्शन वहां पे भी एप्लीकेबल हो, ठीक है। It also envisages to establish a committee on Antarctic governance and environmental protection, जो कि अंटार्कटिक रीजन के गवर्नेंस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। It also prohibits mining, dredging and activities that threaten the pristine form of the continent, and the very important, it bans any person, vessel or aircraft from disposing waste in the region, and it also bars the testing of any type of nuclear device. किसी भी तरीके का न्यूक्लियर डिवाइस की टेस्टिंग वहां पे नहीं की जाएगी और किसी भी तरीके का वेस्ट वहां पे डिस्पोज नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, सो दीज आर गाइस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस बिल, एंड नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये बिल जरूरत क्यों है भाई, क्यों लेके आ रहे हो बेमतलब में। सो बेमतलब में नहीं ला रहे हैं। पहला रीजन लाने का ये है कि जो ट्रीटी है उसी ने बोल रखा है कि जितने भी 54 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनके पास एक स्पेसिफाइड लॉ होना चाहिए ताकि जो उनकी टेरिटरीज है अंटार्कटिका में वो उसको गवर्न कर सके, नंबर 1। नंबर 2, द बिल इफ बिकम्स लॉ, जब ये बिल लॉ बन जाएगा
तो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी अगर इंडिया की टेरिटरी में वहां पे हो रही है तो उसके ऊपर चेक रखा जाएगा। ऑलराइट, एंड क्योंकि जो प्रेजेंस है इंडियन साइंटिस्ट की वो बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू है काफी समय से और बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए अंटार्कटिका रीजन के लिए एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो रेगुलेशन है उस रीजन का वो नहीं कर पाएगी भारत सरकार। ऑलराइट, अब देखो ट्रीटी की बात बहुत बार आई है, तो ट्रीटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो रिमेंबर इट वाज साइंड इन द ईयर 1959 बाय 12 कंट्रीज। ठीक है, इनिशियली इसको 12 कंट्रीज ने साइन किया था वॉशिंगटन में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1961। रिमेंबर दिस, it was signed in the year 1959 but it came into force in the year 1961. Currently it has 54 parties and India became its member in the year 1983. Now what was the objective? ये treaty क्यों sign की गई थी? So the basic objective of the treaty was to demilitarize the zone and to preserve it only for the scientific research. जो ये पूरा एंटार्क्टिक जोन है इसको डीमिलिटराइज कर दिया जाए और केवल इस जगह को साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रिजर्व करके रखा जाए। ऑलराइट, सो ये था छोटा सा इंफॉर्मेशन ट्रीटी के बारे में, बट अभी इनफ नहीं है, अभी हमें इंडिया के एंटार्क्टिक प्रोग्राम के बारे में भी जानना जरूरी है। सो व्हाट अबाउट द इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम? सो रिमेंबर इट इज अ साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम विच इज being implemented by National Center for Antarctic and Ocean Research. This program was started in the year 1981 जब इंडिया ने पहला अपना एक्सपीडिशन भेजा था टू अंटार्कटिका। ऑलराइट, जो इंडिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च बेस था इन अंटार्कटिका दैट वाज दक्षिण गंगोत्री, सेकंड वाज मैत्री, एंड द वेरी रिसेंट वन विच इज बीइंग ऑपरेशनल विच इज इन ऑपरेशनल सिंस 2012 इज भारती। भारती जो है वो इंडिया का लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है जो कि 2012 से ऑपरेशन में है अंटार्कटिका में। ऑलराइट, एंड इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू हेल्प रिसर्चर्स वर्क इन सेफ्टी डिस्पाइट द हार्श वेदर। ऑलराइट, सो ये था पूरा आर्टिकल और ये था इसका डिस्कशन। अब देखो इस आर्टिकल में सिर्फ आप एंटार्कटिका बिल पढ़ के चले जाओगे तो इतना इनफ नहीं है, आपको एंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया के एंटार्कटिक प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट इज वाई पीएमआई एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा एग्जाम में क्वेश्चन टैकल। ठीक है, तो चलते हैं पीएमआई एनालिसिस की तरफ। प्री में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंटार्कटिक ट्रीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एंटार्कटिक ट्रीटी में से आपको करेक्ट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने होंगे, और स्टेटमेंट हो सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल दिस ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर 1959, सो दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1959 ओनली, नहीं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट केम इनटू फोर्स इन 1961। इंडिया ज्वाइन द ट्रीटी इन द ईयर 1983, ये बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से स्टेटमेंट हो सकते हैं। एंड इनिशियली इट वाज साइंड बाय 12 कंट्रीज, तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी। ठीक है, तो आई होप द प्री का क्वेश्चन इज क्लियर। एंड नाउ मेंस की बात करें तो GS2 में इसका एक्ट्स एंड पॉलिसीज, GS2 हमारा जो पेपर है उसमें एक टॉपिक होता है एक्ट्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, वहां इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, द इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 aims to lay down a set of rules to regulate a range of activities on territories in Antarctica where India has set up research stations. Discuss. Now देखो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 की बात कर रहा है, तो उसी की डिटेल्स आपको इसमें बतानी है। लास्ट में आप अपने आंसर में ये भी बता सकते हो दैट व्हाट वाज द नीड ऑफ इनैक्टिंग दिस एक्ट, जब ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, एंड इंटरव्यू में यस नीड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इंडियन एंटार्कटिक एक्ट 2022 है, अगर ये एक्ट बनेगा तो बन ही जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के पास अभी अच्छी मेजोरिटी है लोकसभा में और राज्यसभा में भी ये बिल पास हो ही जाते हैं सारे जो भारत सरकार चाहती है। तो ये जो एक्ट है इसकी क्या नीड थी, क्यों ये बनाया गया था। ऑलराइट, तो नीड के ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, ये रहा देखो, व्हाई वाज द बिल नेसेसरी। तो ये तीनों पॉइंट्स आप अपने इंटरव्यू के आंसर में बता सकते हैं। ऑलराइट, And now let's move ahead to another article which is about the मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, ये मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है और मुल्ला पेरियार डैम के बारे में हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था। अब इस आर्टिकल के को जानने से पहले, इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम। सो रिमेंबर दिस मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, वन इज मुल्लायर एंड वन इज पेरियार, और कहाँ पे, इन केरलाज इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। But despite being located in Kerala's Idukki district, it is being operated and maintained by the Tamil Nadu government. इसको कौन ऑपरेट करता है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। And this dam meets the drinking water and irrigation requirements of 5 districts of Tamil Nadu, which are these.
थेनी, मदुरई, शिवगंगा, दिंडीगुल एंड रामनाथ। ठीक है, सो दीज आर द 5 डिस्ट्रिक्ट्स जिसकी जरूरतें पूरी होती है ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन की विद दिस डैम। ऑलराइट, एंड ये जो आपको अब ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई केरला के दूर की डिस्ट्रिक्ट में है तो तमिलनाडु इसका इसको कैसे मेंटेन कर रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तमिलनाडु के पास ट्रांसफर हुई थी पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट से, जो कि इन द ईयर 1886 साइन किया गया था बिटवीन महाराजा ऑफ त्रवनकोर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ये 999 साल का लीज एग्रीमेंट था जिसमें तमिलनाडु को हैंडओवर कर दी गई थी इट्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस राइट्स। ऑलराइट, तो अगर हम मैप में इसको देखने की कोशिश करें, बिफोर मूविंग टू द मैप लेट मी टेल यू अबाउट द पेरियार रिवर। पेरियार रिवर याद रखेंगे, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला एंड ऑफन नोन एज लाइफलाइन ऑफ केरला। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोज थ्रू द पेरियार नेशनल पार्क। ज्योग्राफी में प्री में पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों फैक्ट्स। ऑलराइट, एंड अगर मैप की बात करें तो आप देख सकते हो ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है दिस इज द बाउंड्री बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। एंड हेयर जहां पे कर्सर यहाँ पे घूम रहा है यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम है। तो यू कैन सी इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु बट इट इज गिविंग बेनिफिट्स टू द 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु विच आर दीज 5। ऑलराइट, एंड नाउ व्हाट इज द इशू? इशू क्या है? इज देयर एनी इशू? तो इशू तो देखो होना ही था, लोकेटेड केरला में है, तमिलनाडु ऑपरेट कर रहा है, तो इशू तो होना ही था भाई। तो इशू ये है, इशू है भाई वाटर लेवल को लेके, इशू है वाटर लेवल को लेके। केरला कहता है कि 139 फीट वाटर लेवल होना चाहिए जो कि 2018 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन तमिलनाडु कहते हैं नहीं, आप 2018 का ऑर्डर क्यों फॉलो करते हो, आप 2006 और 2014 के ऑर्डर को फॉलो करो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 142 फीट 142 फीट फिक्स किया है। तो यही जो है बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों स्टेट्स के बीच में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों स्टेट को बोला है कि भाई देखो ऐसा है, आप दोनों को रिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करना चाहिए और अगर कोई जान को खतरा है तो उसको रोकने का आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी बनाई थी जिसको सारे टास्क दे दिए थे कि आप जितने भी इश्यूज है रिलेटेड टू द डैम वो आप देखोगे। ठीक है, एंड जो सॉरी मैक्सिमम वाटर लेवल डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी इस कमेटी को दी गई है। ऑलराइट, तो ये था पूरा इशू अबाउट दी मुल्ला पेरियार डैम। आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउ अब बात करते हैं कि आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है। आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम को ये सजेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को कि मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी को 1 साल के लिए और कंटिन्यू कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि इस 1 साल के अंदर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बन के तैयार हो जाएगा और फिर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमेटी की है वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को। ठीक है, इसीलिए 1 साल तक के लिए सुपरवाइजरी कमेटी को कंटिन्यू कर देना चाहिए। ओके, तो यही मेंशन था इस आर्टिकल में। अब देखो इस आर्टिकल में मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड कमेटी के बारे में मेंशन था। तो जब तक आप इस डैम के बारे में नहीं जानोगे, इसकी लोकेशन, इसकी ज्योग्राफी, इसके रिलेटेड इशू के बारे में नहीं जानोगे तो कोई पढ़ने का फायदा नहीं होना इस आर्टिकल को। ऑलराइट, सो इसीलिए मैं कहता हूं पीएमआई एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड नाउ मुल्ला पेरियार डैम का पीएमआई एनालिसिस कर लेते हैं। प्री में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मुल्ला पेरियार डैम एंड यू वुड हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन योर एग्जामिनेशन। और स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है दैट इट इज लोकेटेड इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, तो ये सही हो जाएगा। इट इज बीइंग ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय केरला, तो ये बात गलत होगी बिकॉज इट इज बीइंग ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। ऑलराइट, the charges of operation and maintenance of this dam was transferred to Tamil Nadu through Periyar Lake Lease Agreement. Periyar Lake Lease Agreement which was signed in the year 1886, तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी। ओके, नाउ मेंस में इसका काफी स्कोप है GS1 वाटर रिसोर्सेज में और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट एग्जामिन द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑफ मुल्ला पेरियार डैम बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। जो भी इशू है उसको आपको एग्जामिन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इशू पे नहीं कूदना है, पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि मुल्ला पेरियार डैम क्या है। ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम कहाँ लोकेटेड है और फिर आपको उसके इशू पे आना है। एंड देन फाइनली जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं टू रिजॉल्व द इशू या सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं वो भी आपको बता के आने हैं, सिर्फ इशू बता के मत आ जाना। ठीक है ना। एंड नाउ इंटरव्यू की बात करें तो विच साइड वुड यू टेक इन मुल्ला पेरियार डैम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको ग्रिल करने के लिए पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि आप किस तरफ है, ये चेक करने के लिए। तो आपको किसी तरफ नहीं होना है और आपको सबकी तरफ होना है, दोनों बातें। आपको रहना है उस बात
की तरफ आपको उस बात पे स्टिक करना है जो कि सरकार ने बोला है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, दैट्स इट। अपनी तरफ से कोई भी ये बात नहीं कहनी है कि हाँ केरला सही है या केरला गलत है, तमिलनाडु सही है या तमिलनाडु गलत है। कुछ पॉइंट्स केरला के भी सही हैं, कुछ पॉइंट्स तमिलनाडु के सही हैं, तभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप द पीएमआई एनालिसिस इज क्लियर। एंड नाउ अब दो छोटे छोटे आर्टिकल है जिसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, इनके पीएमआई एनालिसिस में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं आएगा, बट यस स्टेटमेंट में क्वेश्चन स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्ट वन थिंग एंड विच इज दिस, यूनेस्को हैज लॉन्च्ड फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव इन इंडिया। यूनेस्को जो है फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, और ये इसलिए लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन के समय सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, या जो लोग स्पोर्ट्स से बेनिफिट हो सकते थे उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिला था। सो टू रिवाइव द स्पोर्ट्स इन द कंट्री, फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव इन इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनेस्को। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा दैट विच एजेंसी हैज लॉन्च्ड फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव इन इंडिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते, बट यस ये किसी ना किसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको जरूर मिल सकता है। ऑलराइट, so please do remember UNESCO has launched Fit for Life flagship initiative in the country. And finally the last article for today, अब इसमें भी देखो कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंटरनेशनल का, तो इसलिए आपको इसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भूखा किलिंग्स हुई हैं जहाँ पे सिविलियंस की बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज मिल रही हैं यूक्रेन को, उसको इंडिया ने कंडम किया है एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बुका किलिंग्स को इंडिया ने कंडम किया है, बट इंडिया ने रशिया को ब्लेम नहीं किया है फॉर द सिविलियन डेथ्स, ठीक है। बुका किलिंग्स के लिए कल के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला है कि जो पुतिन है ही शुड गो थ्रू ट्रायल ऑफ दी वॉर क्राइम्स, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन हुआ था जिसमें इंडिया ने कंडेम किया है द किलिंग्स ऑफ सिविलियंस इन बुका विदाउट ब्लेमिंग रशिया फॉर द सिविलियन डेथ्स। ओके, so guys, that's it for the session today. I hope all the important articles are clear, and if you want to have the one stop solution for all your examination need, then you can download this app from your Google Play Store. All right, the name of the app is Anuj Jindal, and you can find all the exam related stuffs at one stop. All right, and I'll see you in the next session tomorrow. Goodbye, take care, and God bless.